हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। इन सब चीज़ों को समझेंगे यहाँ। साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, इंडिया किस तरह से एक्वायर करेगा फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेक्स को। ये सब चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। यहाँ पे हम इमेजेस की हेल्प से बहुत ही इजी वे में समझेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। बेसिकली क्या है कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो गया है। ये 2021-22 के क्वार्टर 3 में, थर्ड क्वार्टर में ये $23 बिलियन हो गया है, जो कि 2.7% है जीडीपी का। जीडीपी का 2.7%। ये क्वार्टर 2 में कितना था तो $9.9 बिलियन था, मतलब कि जीडीपी का 1.3% था। और 2020-21 के क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर की बात करें, पहले 2020-21 आया, फिर उसके बाद 21-22 आया, तो इसके अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो एक साल में देख रहे हैं आप, देखिए ये है 2.2 बिलियन, मतलब कि 0.3% ही था जीडीपी का, और ये 2.7% हो गया एक साल में। थर्ड क्वार्टर में 2021-22 के थर्ड क्वार्टर में ये 2.7% हो गया, और पहले कितना था 0.3% ही था जीडीपी का। तो ये जो है करंट अकाउंट डेफिसिट ये इंक्रीज हो गया है। और यहीं पे अगर हम साथ में ही देखें तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ गया है, कितना 63.5 बिलियन डॉलर। 63.5 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है। ठीक है, अब ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इनको समझेंगे किस तरह से ये करंट अकाउंट डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे बढ़ जाता है, ये सब चीजें यहाँ पे समझेंगे। आरबीआई ने इसका रीजन दिया है कि सीएडी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके बढ़ने का मेन रीजन है हायर ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है, इसी वजह से ये सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। डेफिसिट मतलब होता है कमी, ठीक है, ट्रेड में कमी या ट्रेड में बेसिकली इंपोर्ट कम होना, इंपोर्ट ज्यादा होना चीजें और एक्सपोर्ट कम होना। ठीक है, इंपोर्ट कम होना और एक्सपोर्ट ज्यादा होना तो अच्छी चीज होगी, क्योंकि हमारे यहाँ चीजें कम आ रही विदेश से और हम बेच ज्यादा रहे हैं, मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर हम उल्टा करें, हम करें कि हम ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया में चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम पा रहे हैं, तो पैसा कम आएगा। तो बेसिकली ये आपके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, अगर आप कम बेचेंगे और खरीदेंगे ज्यादा, तो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको समझते हैं। आरबीआई ने बोला कि नेट सर्विस रिसिप्ट इंक्रीज हुई है बोथ सिक्वेंसली एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑन द बैक ऑफ रोबस्ट परफॉर्मेंस ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड बिजनेस सर्विसेज। सर्विसेज इंडस्ट्री हमारी काफी अच्छी है, इसी वजह से इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब इसको समझते हैं, इसका पूरा सब आपको समझ आ जाएगा वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे आपको काफी कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा हो क्योंकि टर्म्स ही नहीं पता। अब समझते हैं सीएडी क्या होता है। देखिए एवरी डे हम क्या करते हैं, इंडियन और इंडियन एंटिटीज, कोई भी फर्म है या कोई भी गवर्नमेंट है, वो फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करती है। ठीक है, किसी भी विदेशी किसी भी कंट्री से फॉरेन गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट करती है, रिसीव करती है कुछ इन्वेस्टमेंट। जैसे हम म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाते हैं, स्टॉक में पैसा लगाते हैं, सेम उसी तरह से फॉरेन कंपनीज भी इंडिया के अंदर पैसा लगाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट रिसीव करते हैं अब्रॉड से, फॉरेन गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज और फॉरेन गुड्स को हम इंपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक गुड्स, जो हमारे यहाँ के जो गुड्स आइटम्स है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विसेज भी, जैसे कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में सर्विसेज हम देते हैं। एंड मेक इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज, और हम भी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे शेयर मार्केट इंडिया में चलता है, सेम उसी तरह से और कंट्रीज में भी चलता है, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन जो कंट्रीज की कंपनीज हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ चलती है चीज, इंपोर्ट करना भी और एक्सपोर्ट करना भी, दोनों चीज चलती है। अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन बन जाएगी। ओके, अब सीएडी क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये लास्ट तक आपको यही चीज पढ़नी है। थोड़ा सा धीरे धीरे समझते हैं। ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। यहाँ पे फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। जैसे कि इंडिया में कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हो या
कोई भी चीज आप सेल कर रहे हो तो आपको इंडियन रुपी की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो यूएस से, या यूएस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, तो आपको किस चीज की जरूरत होगी? डॉलर की जरूरत होगी। जिस तरह से आपको इंडिया में रुपए की जरूरत है, सेम इसी तरह से आपको बाहर किस चीज की जरूरत होगी? उस कंट्री की करेंसी की। जैसे यूएस में कर रहे हो तो यूएस की करेंसी डॉलर की जरूरत होगी आपको। ओके, तो कोई भी चीज अगर आप बाहर से इंपोर्ट कराते हो तो आपको डॉलर की जरूरत होगी। सेम इसी तरह से इनको, ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो इंडियन करेंसी की जरूरत होगी। बाय द सेम लॉजिक इनको इंडियन करेंसी की जरूरत होगी। या कोई इंडिया में घूमने आया है तो फिर उसको इंडियन करेंसी की जरूरत होगी। ओके, तो सेम वही चीज चलती है। हम बाहर घूमने गए तो हमें उनकी करेंसी की जरूरत होगी। ओके, ये जो इंटरप्ले है इन ट्रांजेक्शन्स का, ये डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी एंड फॉरेन करेंसी। यही क्या डिसाइड करेगा? वो एक्सचेंज रेट क्या होगी रुपी की और फॉरेन करेंसी की। ठीक है, मतलब किस चीज की कितनी ज्यादा डिमांड है। जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, है ना। ओके, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? यहाँ पे एक टर्म आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो पूरा का पूरा जो चीजें है ना, इसको जिस नोटबुक में लिखा जाता है, इस तरह से समझ लिए, या स्लेट या लेजर पर लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि ये बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी बोलते हैं। बीओपी जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। बीओपी के दो पार्ट है, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में सारे गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड होता है। ऑल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का सारा ट्रेड, जो भी आप सामान वगैरह बाहर बेचते हो या वहां से मंगवाते हो वो, और सर्विसेज। जैसे कि हम अ, अगर आईटी कंपनी में है तो हम जैसे कि आपने देखा होगा आईटी कंपनी बाहर वाली कंपनी से भी कनेक्टेड होती है, जैसे कि गूगल वगैरह, उनमें आप काम कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो गया? आप सर्विसेज दे रहे हो, वहां के कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडियन कंपनी में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जो अब्रॉड से कंपनीज यहाँ पे सेटअप हुई है उनमें भी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली सर्विसेज या बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा करंट अकाउंट में आता है, जिसमें मर्चेंडाइज आता है, सर्विसेज आता है, ट्रांसफर्स आता है, अर्निंग्स आता है। तो बेसिकली ये है, ये करंट अकाउंट हो गया। और डिटेल में समझेंगे इसको। कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो ट्रेडिंग कैपिटल में करते हैं, जैसे कि लोन्स हो गया, बोरोइंग हो गया। ठीक है, किसी विदेशी हमने बैंक से लोन लिया है, या गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने यूएस की गवर्नमेंट से या किसी और गवर्नमेंट से लोन लिया है। इन्वेस्टमेंट हो गया, उनका हमारे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारा उनके में हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया। ये सब चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है। ओके, तो ट्रेडिंग इन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आता है। गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग जो होती है वो आपका करंट अकाउंट में आता है। और हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ना है। ठीक है, ओके। अब तो कैपिटल अकाउंट को पहले पढ़ लेते हैं। पहला कैपिटल अकाउंट था। कैपिटल अकाउंट जिसमें सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, वो सारे के सारे रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि आपने बीओपी एक लिस्ट बना ली, उसमें कैपिटल अकाउंट ले लिया और एक करंट अकाउंट ले लिया। करंट अकाउंट में आप ये सारी चीजें लिख दोगे। इनसाइड एंड आउटसाइड जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट किस में आ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इंडियन फर्म कोई है, वो इन्वेस्ट करती है मनी इन यूएस। ठीक है, कोई इंडियन फर्म है, वो अपने पैसा यूएस में इन्वेस्ट करती है टू बिल्ड अ कंपनी देयर। वहां पे कंपनी बिल्ड करने के लिए वहां पे इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, और इफ इंडियन बाइज स्टॉक ऑन अमेरिकन एक्सचेंज, जैसे कि इंडियन एक्सचेंज चलता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, बॉम्बे एक्सचेंज है, तो सेम इसी तरह से अमेरिकन एक्सचेंज भी चलता है। तो कोई इंडियन वहां पे स्टॉक बाय करता है, तो आप उनकी स्टॉक्स बाय कर रहे हो या उनकी कंपनी में, उनकी फर्म में आप पैसा लगा रहे हो। हमारे इंडिया का फर्म यूएस की फर्म में पैसा लगा रहा है, यूएस की किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकता है। तो ये कैपिटल अकाउंट में आता है। कैपिटल अकाउंट में सारे के सारे इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। कोई सी भी इन्वेस्टमेंट हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, एफआईआई हो, ऑफशोर फंड्स हो, एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस तरह से हो, या इक्विटी कैपिटल, ये सब चीजें जिसमें आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट, सारे कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो, जैसे कि कोई बोरोइंग शॉर्ट टर्म डेप्ट लेते हैं, लोन लेते हैं बेसिकली, ये बोरोइंग सारी की सारी हो जाएंगी। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो जाएंगी। एक्सटर्नल असिस्टेंस हो, मतलब कि गवर्नमेंट सहायता प्रदान करे। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल बायलेटरल लोन्स हो। ठीक है, हम उसको ये चीज प्रोवाइड करेंगे, वो हमें लोन देंगे। तो इस तरह की अगर चीजें हो तो बेसिकली ये सब कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। क्लियर है? ओके, सारे इन्वेस्टमेंट आ गया। उसके बाद दूसरा आता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में वो सारी चीजें होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली उनका ट्रेड होता है, तो वो करेंट अकाउंट में होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई इंडियन
इंपोर्ट करता है अमेरिकन गैजेट्स, लाइक सॉफ्टवेयर, हमने लैपटॉप खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, तो कोई अमेरिकन या कोई भी रशियन या किसी भी कंट्री का हमने कोई गैजेट खरीदा है, तो अमेरिकन का एग्जांपल लेके चल रहा है तो वही ले लेते हैं, क्योंकि डॉलर हम सबको पता है तो इजी पड़ जाएगा हमारे लिए। तो इंडियन इंपोर्ट करते हैं कोई अमेरिकन गैजेट या सॉफ्टवेयर, वो जो किसी अमेरिकन कंपनी ने बनाया है, ठीक है, या किसी भी जापानीज कंपनी ने, सैमसंग ने बनाया, वो हमने खरीद लिया। तो बेसिकली किसी दूसरे कंट्री की कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर गैजेट बनाया वो हमने खरीदा है। इफ एन अमेरिकन एंटिटी import Indian steel or engage an Indian IT company to create software। तो यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि अमेरिकन कोई एंटिटी है वो इंपोर्ट करता है इंडियन स्टील को, जैसे हम वहां से गैजेट खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ से वो स्टील खरीद सकते हैं, और एंगेज एन इंडियन आईटी कंपनी टू क्रिएट सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसी आईटी कंपनी को वो ले ले कि भाई हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना के दो आप, तो इस तरह से कर सकता है। तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट में आती है, क्लियर है। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ये सर्विसेज हो गए, हमारे जो मैन पावर है उनका यूज करके आप सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, और गुड्स वगैरह हो गया, स्टील वगैरह खरीद रहे हो या हम उनसे खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो करंट अकाउंट है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, दिस इज ट्रेड अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड अकाउंट। दूसरी चीज क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक तो सर्विसेज और एक गुड्स का। गुड्स का अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसको ट्रेड अकाउंट बोलते हैं, और सर्विसेज का होता है तो वो क्या है, इनविजिबल अकाउंट, ठीक है, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता। सर्विसेज, आपने मुझसे काम लिया, मुझे सैलरी दे दी, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये सर्विसेज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है जो इनविजिबल होता है, इसीलिए इसको इनविजिबल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट में आपकी ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफर, पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट्स हो गए, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें। अब गुड्स में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कुछ भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे अमेरिकन एंटिटी ने इंडियन स्टील को लिया था तो हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन गैजेट्स। सेम इसी तरह से सर्विसेज की नेट फैक्टर इनकम हो गया, नेट नॉन फैक्टर इनकम, तो ये आपको नहीं जाना है इतना डीप में। शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्यूरेंस, ये सब चीजें हो गई इसमें, ठीक है। ट्यूरेंस भी आ गया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह भी आ गया। नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, तो इससे इनकम हो गई। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, तो ये बेसिकली सारा का सारा सर्विसेज में होगा। तो सर्विसेज समझ आ गया, गुड्स समझ आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली करंट अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया हमने, करंट अकाउंट पढ़ लिया। करंट अकाउंट को पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ आई होगी कि कोई भी कंट्री, ठीक है, अब इसको करंट अकाउंट को हमने समझ लिया, कोई भी कंट्री कोई गुड्स को इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट करती है, तो अगर इसका बैलेंस बना रहा है, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतने एक्सपोर्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जितने पैसे का हमने इंपोर्ट किया उतने का एक्सपोर्ट करते हैं, तो टेंशन खत्म, हमारा बैलेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंट्री लाइक इंडिया, हम क्या करते हैं, हम गुड्स को इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जैसे कार हो गए, महंगी महंगी चीजें इंपोर्ट करते हैं, फोन हो गया, मशीनरी हो गया, फूड ग्रेन्स, ये सब चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फूड तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ज्यादा जैसे कि कार, फोन, मशीनरी, ये सब चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। हम मोर गुड्स इंपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हमारी इंपोर्ट वैल्यू ज्यादा है और एक्सपोर्ट वैल्यू कम है, हम चीजें ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट वैल्यू ज्यादा, मतलब पैसा ज्यादा जा रहा है और आ कम रहा है, तो यहाँ पे अगर पैसा ज्यादा जाता है और आता कम है, तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है, डेफिसिट हो जाएगा ऑन इट्स ट्रेड अकाउंट, मतलब कि कमी हो जाएगी, डेफिसिट हो जाएगा। तो मोर मनी इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री देन कमिंग बाय फिजिकल गुड्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट हम कम ही कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है। और डेफिसिट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में थे गुड्स और सर्विसेज, ये करंट अकाउंट में आपने क्या कर दिया, कमी कर दी, मतलब आपने इंपोर्ट तो चीजें ज्यादा कर ली लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रहे, तो डेफिसिट हो गया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गुड्स, करंट अकाउंट में आपने क्या देखा था, गुड्स भी कर रहे थे, सर्विसेज भी कर रहे थे। अभी तो आपने मैम सिर्फ गुड्स का ही बताया, अब सर्विसेज का भी बता दो, सर्विसेज तो हमारी ज्यादा जा रही है। तो यहाँ पे इंडिया से सरप्लस होता है इनविजिबल अकाउंट का, मतलब सर्विसेज ज्यादा होती है, हम हमारे यहाँ पे मैन पावर बहुत ज्यादा है, तो और आईटी सेक्टर हमारा काफी अच्छा है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफी कैपेबल है, एफिशिएंट है, लोग कॉम्पिटिटिव है, और इसी वजह से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हम अच्छे खासे दे पाते हैं। और आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग इंडिविजुअली भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं, फॉरेन के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है, कॉलेज वगैरह के प्रोजेक्ट है, और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं।
तो ये बेसिकली इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और कोई कंपनी फर्म वगैरह वो भी करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और इसी वजह से हम क्या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस वगैरह अच्छे दे पाते हैं और इसी वजह से हमारा जो सर्विस वाला जो सेक्टर है ना उसमें सरप्लस है। ठीक है, सर्विस वाले सेक्टर में इनविजिबल अकाउंट में सरप्लस है हमारे यहाँ, बिकॉज इंडियंस वर्किंग इन यूएस सेंड लॉट्स ऑफ मनी बैक होम टू देयर फैमिलीज। एक और चीज क्या है कि इंडियंस जो यूएस में जाके काम कर रहे हैं, वहां पे जाके काम करते हैं, वहां पे अच्छा पैसा कमाते हैं और फिर बचा बचा के अपने घर को दे देते हैं और यहाँ पे उस पैसे की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से इन दोनों वजह से क्या है कि इनविजिबल अकाउंट हमारा ज्यादा उसमें सरप्लस है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नेट इफेक्ट क्या होगा, पूरा का पूरा करंट अकाउंट पर नेट इफेक्ट क्या होगा, एक तो हमारे पास गुड्स है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सर्विसेज है। सर्विसेज हमारी ज्यादा है, गुड्स हमारी कम है। अगर यही ऐसा हो जाए कि जितने गुड्स हम कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतनी हम सर्विसेज ज्यादा कर दें तो बराबर हो जाएगा। लेकिन सर्विसेज हम थोड़ी ज्यादा कर पाते हैं और गुड्स बहुत 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 ज्यादा खरीद लेते हैं। तो ये दिक्कत आ रही है, इसी वजह से डेफिसिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, सरप्लस या डेफिसिट ऑन इनविजिबल अकाउंट, इसमें जितना सरप्लस हो रहा है उतना ही इसमें डेफिसिट हो, जितना इसमें सरप्लस हो रहा है उतना इसमें डेफिसिट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट इफेक्ट जीरो रहेगा। जितना इसमें डेफिसिट हो रहा है उतना इसमें सरप्लस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका घाटा ये संभाल ले या इसका घाटा ये संभाल ले, दोनों बराबर कर दें तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे वो कुछ ना कुछ दिखेगा, है ना। तो यहीं पे हमने क्या किया, गुड्स ज्यादा खरीद ली और सर्विसेज हम कम दे रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा लॉस में जा रहा है, डेफिसिट हो रहा है। तो इन दोनों चीजों का नेट इफेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट बैलेंस। बैलेंस कैसे बनाएंगे, वही एक में से दूसरे को माइनस कर दो। तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या चीज हो गई, नेट इफेक्ट हो गया सरप्लस और डेफिसिट इन इनविजिबल अकाउंट एंड सरप्लस और डेफिसिट ऑन द ट्रेड अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट बैलेंस बोलेंगे। तो आपको करंट अकाउंट समझ आ गया, कैपिटल अकाउंट समझ आ गया, करंट अकाउंट बैलेंस समझ आ गया, सर्विसेज समझ आ गया, गुड्स समझ आ गया, सर्विसेज किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स का क्या है वो भी आपको समझ आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट समझ आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह सब समझ आ गया। अब एक टर्म आया करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट बैलेंस समझ आ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये सीएडी क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, ह्यूज ट्रेड डेफिसिट एंड स्मॉल सरप्लस, गुड्स हमने ज्यादा खरीद लिए और हमने सर्विसेज कम दी है, तो यहाँ पे जो सरप्लस है वो बहुत कम है और डेफिसिट ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है। इसी वजह से जो ओवरऑल डेफिसिट है ऑन करंट अकाउंट में ओवरऑल डेफिसिट आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल डेफिसिट आ रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। खरीद ज्यादा लिए, बेच कम पा रहे हैं, तो यहाँ पे घाटा हो गया और घाटे को ही हमने क्या बोला, डेफिसिट, करंट अकाउंट में डेफिसिट, दैट इज सीएडी, ठीक है। सीएडी का मतलब क्या है, इंडिया जो है वो इम्पोर्ट ज्यादा कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को देन एक्सपोर्ट, ऑल ओवर देखें गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के इम्पोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सीएडी हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब क्या है कि जो रुपी की वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है, रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो रही है, ठीक है। हम बाहर से चीजें इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से हम बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो कितना ग्रो हो गया है, 63.5 बिलियन यूएस डॉलर, इतना वो ग्रो हो गया है। कब से कब तक, अप्रैल से दिसंबर के बीच में 2021 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बड़ा हो गया है। तो ये किस तरह से हुआ ये हमने समझ लिया, किस तरह से ये फंक्शन करता है ये समझ लिया, बीओपी किस तरह से फंक्शन करता है ये हमने समझ लिया, ठीक है। किस तरह से मनी फ्लो होता है, ओके, ये हमने समझ लिया किस तरह से मनी फ्लो होता है बेसिकली इंडिया और वर्ल्ड के बीच में, ओके। तो आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे, बीओपी क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये सब चीजें हमने समझ ली। अगर हम बात करें कि फॉरेक्स किस तरह से, तो यहाँ पे एक मेन चीज है कि करंट अकाउंट बैलेंस जो हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज बैलेंस रहता है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट और जो आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली बैलेंस रहता है। यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कितना है, 26.6 बिलियन डॉलर है और कैपिटल अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है आपका 90.1 बिलियन, ठीक है, ये हमेशा बैलेंस रहता है, ओके, क्लियर है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे कि मेन एक तरीका ये है कि
आरबीआई क्या करता है कि एक्सेस डॉलर्स को ले लेता है, मतलब एक्सेस में पैसा आता है तो उसको आरबीआई ले लेता है और पैसा रिलीज कर देता है मार्केट में इसको बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से चलता है। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, साथ ही हमने थोड़ा सा समझा कि फॉरेक्स क्या है, वो भी सिर्फ फॉरेन अकाउंट, फॉरेन का जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, इसी तरह से आप एक्सचेंज कर रहे हो तो उस चीज को भी हमने समझा। ये दो अलग अलग टॉपिक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा साथ में समझ लिया इसको। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करा करिए और मुझे कमेंट करके बताया करिए, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।